अभी मैं आपसे समाज भाषा विज्ञान एक परिचय विषय पर चर्चा करूंगा। आधुनिक भाषा विज्ञान जो 60 के दशक में पनपा, उसने भाषा अध्ययन की पूरी दिशा को बदल दिया। समाज भाषा विज्ञान, जिसे अंग्रेज़ी में हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, इसका अध्ययन क्षेत्र, इसकी अवधारणाएं और इससे जुड़े हुए जो अध्ययन भारत में हुए, विशेष रूप से हिंदी में हुए, उनका भी अपना महत्व है और उनका भी परिचय हम इस चर्चा में प्राप्त करेंगे। पहली बात तो ये कि समाज भाषा विज्ञान समाज और भाषा के बीच जो गहरा संबंध होता है, उसे देखते हुए भाषा अध्ययन का क्षेत्र है। इसके पहले तक भाषा समाज निरपेक्ष ढंग से पढ़ाई जाती थी, अर्थात ये माना जाता था कि भाषा स्वयं में एक वस्तु है और उसका अपना व्याकरण है, उसकी अपनी संरचना है और उसी का विश्लेषण करना भाषा विज्ञान का काम है। लेकिन समाज भाषा विज्ञान ने इस धारणा को खंडित किया, इससे व्यापक स्तर पर हमारे सामने रखा और इस कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्राथमिक योगदान एफ.डी. सस्यूर का रहा। एफ.डी. सस्यूर को हम आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कहते हैं। वे जेनेवा के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने फ्रांस में भाषा विज्ञान का अध्यापन किया। ये बात 30 और 40 के बीच की है। सस्यूर की कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई उनके जीवन काल में। कुछ लेख अवश्य प्रकाशित हुए जो बहुत चर्चित हुए पूरे विश्व में। उनके कुछ छात्रों ने उनके क्लास नोट्स लिए थे, जो उनकी मृत्यु के बाद पुस्तकाकार प्रकाशित हुए फ्रेंच में, जो बाद में अंग्रेजी में आया, ए कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। इस बात को मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले सस्यूर ने ये बात हमारे सामने रखी कि कोई भी मानव भाषा एक रूपी नहीं होती, होमोजेनस नहीं होती, क्योंकि वो समाज में प्रयुक्त होती है, इसलिए उसका स्वरूप हमेशा विषम रूपी या हेट्रोजेनस होता है। इसके उन्होंने कारण भी बताए। उन्होंने बताया कि समाज क्योंकि वर्गीकृत होता है, समाज में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर भेद हो, चाहे आयु के स्तर पर हो, चाहे लिंग के स्तर पर हो, चाहे सामाजिक पद या स्टेटस के स्तर पर हो, सबकी भाषा एक समान नहीं हो सकती और नहीं होती है। तो ये जो भाषा की विविधता है, इसका अध्ययन करना भाषा विज्ञान का लक्ष्य होना चाहिए। अन्यथा हम जो भाषा अध्ययन करेंगे या करते आ रहे हैं, वो सीमित भाषा रूप का अध्ययन है, व्यापकता इसमें नहीं है। तो इस व्यापकता को सस्यूर ने हमारे सामने रखा। फिर जो हम लोगों ने बाद में काम शुरू किए, हमने ये देखने का प्रयत्न किया कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। सामाजिक वस्तु को भी यहाँ हमें समझ लेना चाहिए
वो इसलिए सामाजिक वस्तु है क्योंकि सामाजिक व्यवहार में भाषा ही मनुष्य का सबसे बड़ा संप्रेषण साधन है। इन साधनों को या इन व्यवहारों को कई रूपों में बांटा गया, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सामाजिक वर्गों के कई स्तर होते हैं, जिसके कारण की भाषा में भी भेद आता है, जिन्हें हम सामाजिक वर्ग भेद के नाम से जानते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इन वर्गों की भाषा में जो भिन्नता होती है वही वास्तव में भाषा का सामाजिक यथार्थ होता है। इसके बिना हम भाषा की रियलिटी को नहीं समझ सकते। जैसा अभी स्पष्ट हुआ कि आयु, शिक्षा, लिंग, सामाजिक स्तर आदि इस भेद के मूल निर्धारक तत्व होते हैं। समाज भाषा विज्ञान इन तमाम समाज संदर्भित भाषा भेदों के अध्ययन को महत्व देता है। अब दूसरी बात की ओर आइए। समाज भाषा विज्ञान ये देखता है कि कब, कौन, किससे, कहाँ और किस विषय पर तथा कैसे बोल रहा है। कब का संबंध उस समय से है जब बातचीत होती है। कौन वक्ता श्रोता के संबंध से संबंधित है कि कौन दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनका वर्ग क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उनकी आयु क्या है। किससे बात हो रही है, अपने से उच्च पद के व्यक्ति से बात हो रही है, चाहे आयु के स्तर पर, चाहे शिक्षा के स्तर पर, या अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति से बात हो रही है। कहाँ बात हो रही है, घर पर हो रही है, मंदिर में हो रही है, बाजार में हो रही है, किस विषय पर हो रही है। विषय के अनुसार भी भाषा का रूप बदल जाता है और कैसे उसे कहा जा रहा है, उसका ढंग क्या है, उसकी शैली क्या है। तो ये जो 5-6 घटक हैं, यह समाज भाषा विज्ञान के भाषिक अध्ययन का आधार है। इसे ही विद्वानों ने सामाजिक शैली, सोशल स्टाइल कहा है। निम्नता, समानता और आदत के भाव भाषा में वक्ता श्रोता के सामाजिक संबंध के आधार पर व्यक्त किए जाते हैं, जिन्हें अति औपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, आत्मीय भाषा प्रयोग के रूप में देखा गया है। इनके एक एक उदाहरण हम ले लें। अति औपचारिक, जैसे हिंदी में हम ये कहें कि आज रात्रि का भोजन आपको मेरे साथ करना है, तो ये अति औपचारिक शैली है जिसे हम जिनसे हमारे दूर के संबंध हैं उनके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। औपचारिक, जो कि सामान्य औपचारिकता निभाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे हम ये कहें कि आज रात को आप मेरे यहाँ भोजन करने की कृपा कीजिए। अनौपचारिक, जिसमें कि दोनों के संबंध उतने औपचारिक नहीं होते, दो मित्र हों कि आज रात को तुम मेरे साथ भोजन करना। और आत्मीय, कि तुम्हें आज का भोजन मेरे साथ करना है। ये जो छोटे छोटे भेद हैं भाषा प्रयोग के, ये वक्ता श्रोता के संबंध के आधार पर निर्धारित होते हैं और सामाजिक संप्रेषण या वार्तालाप इन्हीं के आधार पर चलता है। इसलिए समाज भाषा विज्ञान ने इन्हें भाषा प्रयोग के रूप में देखने का प्रयत्न किया और इसमें सफलता प्राप्त की। इस प्रकार समाज भाषा विज्ञान उन प्रक्रियाओं को भी देखता है जिससे कि समाज में भाषा बनती है या विकसित होती है, या सामाजिक स्वीकार्यता के अनुरूप अपना व्यावसायिक रूप धारण करती है। यहाँ दो बातों पर ध्यान दीजिए। एक तो समाज में भाषा इस प्रकार के सामाजिक प्रयोगों से ही बनती है, और दूसरे उसका जो व्यावहारिक रूप है वो विकसित होता है, और तीसरे
इस व्यावहारिक रूप को पूरे समाज की स्वीकार्यता मिलती है, यानी पूरा समाज उस रूप को स्वीकृत करता है। अगर आप किसी से ये कहते हैं कि आप आओ, तो ये समाज द्वारा स्वीकृत भाषा प्रयोग नहीं है। आपको कहना है आप आइए। तो इस प्रकार से जब समाज स्वीकृत करता है, तब ये सामाजिक शैलियाँ हमारे प्रयोग में स्थिर हो जाती हैं या उन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है। तीसरी बात कि समाज भाषा विज्ञान ये मानता है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। वह शुद्ध भाषा विज्ञान की तरह भाषिक अध्ययन का आधार स्वयं भाषा को नहीं मानता। जैसा कि अभी कहा गया, उसके लिए संप्रेषण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा संप्रेषण का सबसे बड़ा आधार है। भाषा और संप्रेषण के पक्ष पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लेना आवश्यक है कि समाज भाषा विज्ञान ने रूप और प्रकार्य, फॉर्म एंड फंक्शन का जो भेद है, इसमें प्रकार्य को अधिक महत्व दिया है, जिसे हमने अभी आपसे सामाजिक प्रकार्य कहा, सोशल फंक्शन। ये जो सोशल फंक्शन है, यही संप्रेषण में अपनी भूमिका निभाता है। दो बातें यहाँ और जोड़ ली जाए तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि मनुष्य के भीतर भाषा संबंधी दो दक्षताएं होती हैं। एक उसकी भाषिक क्षमता, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, और दूसरी उसकी संप्रेषण क्षमता, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। भाषिक क्षमता समाज के बहुत कम लोगों में होती है, यानी व्याकरण की दक्षता, व्याकरणिक भाषा के प्रयोग की दक्षता, ये जो बहुत शिक्षित लोग हैं उनके ही भीतर पाई जाती है। अन्यथा जो समाज का सामान्य वर्ग है, उसके भीतर ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है। वो जानता है कि किसके साथ कब कैसे भाषा व्यवहार करना है, और वास्तव में इसी को समाज भाषा विज्ञान अपने अध्ययन का विषय बनाता है। दूसरे जो भाषाविद का नाम यहाँ लेना चाहिए, डेलहाइम्स का, जिन्होंने ये कहा कि भाषा का जो व्यवहार है या जो उसकी संप्रेषण परक क्षमता है, वही वास्तव में भाषा है। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? इसलिए कि वो ये मान कर चले कि भाषा के भीतर ही सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्य अंतर्भुक्त होते हैं। कोई भी भाषा सामाजिक तथ्यों के बिना या सांस्कृतिक तथ्यों के बिना नहीं होती। वो एक निर्जीव चीज़ नहीं है। भाषा एक जीवंत वस्तु है, एक सामाजिक वस्तु है, क्योंकि उसके भीतर समाज सांस्कृतिक तत्व अंतर्भुक्त होते हैं। इसलिए सामाजिक दृष्टि से भाषा का इतना महत्व है कि वो बड़े से बड़े संप्रेषण कार्य को या संप्रेषण क्रिया को पूरा कर पाता है। और इन्हीं रूपों को, जो विभिन्न संप्रेषण कार्यों को पूरा कर पाते हैं, समाज भाषा विज्ञान अपने अध्ययन का विषय बनाता है। यहाँ हम ये भी स्पष्ट करते चलें कि आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक ससुर ने अपने भाषा चिंतन में कई और भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। इनमें प्रतीक व्यवस्था के रूप में भाषा को देखना है। उनके अनुसार भाषा एक प्रतीक व्यवस्था है, जिसे उन्होंने सामाजिक प्रतीक कहा। इस रूप में उन्होंने भाषा के दो भेद किए, लॉन्ग जो कि रूप है, व्याकरणिक रूप है, और दूसरा पैरोल जो व्यवहार है। और सस्यूर की सार्थक दृष्टि का ही ये प्रमाण है कि उन्होंने पैरोल के अध्ययन पर बल दिया। ये दोनों संकल्पनाएं भाषा की संपूर्णता और उसके अखंड रूप को समझने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई
और इन दो संकल्पनाओं को संरचनावादी भाषाविद चॉम्स्की ने लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, भाषा दक्षता, और लैंग्वेज परफॉर्मेंस, भाषा व्यवहार के रूप में विवेचित किया। जबकि चॉम्स्की का ये मानना था कि लैंग्वेज परफॉर्मेंस यानी भाषा व्यवहार कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, वो रद्दी की टोकरी में डाल देने लायक वस्तु है, जिसका बहुत बाद के भाषाविदों ने, आधुनिक भाषाविदों ने, समाज भाषा वैज्ञानिकों ने विरोध किया और चॉम्स्की की इस धारणा को निरस्त किया, उसे नहीं स्वीकार किया कि जो परफॉर्मेंस है, जो भाषा के विविध रूप हैं समाज में प्रयुक्त, वे अनिवार्य नहीं हैं या वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। अब हम समाज भाषा विज्ञान में सस्यूर के भाषा व्यवहार या पैरोल के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें एक बार देखेंगे। उन्होंने ये कहा कि जो भाषा समाज में प्रयुक्त हो रही है उसे अब हमें अपने अध्ययन की वस्तु बनाना चाहिए। यही भाषा प्रयोग सामाजिक संदर्भों पर आश्रित है। सामाजिक संदर्भ का तात्पर्य है विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करना और सटीक प्रयोग करना। इसीलिए समाज भाषा विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भाषा का विकल्पन या भाषा का भेद, लैंग्वेज वेरिएशन, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसे वे भाषा विकास का, लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रभावी उपकरण भी मानते हैं, क्योंकि यदि समाज में भाषा का व्यापक प्रयोग न हो तो वो भाषा विकास भी नहीं कर सकती, जड़ रह जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत भाषा के साथ हुआ। संस्कृत भाषा केवल व्याकरणिक बनकर रह गई, उसका प्रयोग समाज में व्यावहारिक स्तर पर नहीं हो सका, इसलिए धीरे धीरे वो मृत भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। कोई भी जीवंत भाषा सामाजिक रिश्तों से, संबंधों से ही विकसित होती है। इतना ही नहीं, भाषा का सामाजिक अर्थ उसके समाज के संदर्भ के साथ ही जुड़ता है। एक और प्रसिद्ध समाज भाषाविद हुए विलियम लेबॉव, जिन्होंने 1972 में ये प्रतिपादित किया था कि भाषा का व्याकरणिक अर्थ ही सब कुछ नहीं होता, उसका सामाजिक अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए भाषिक व्यवहार का महत्व भाषिक क्षमता से कहीं अधिक है। इस बात को दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है कि भाषिक विकल्पन समाज भाषा विज्ञान के अध्ययन का आधार है। और ये जो परिवर्तन और विभेद समाज में उत्पन्न होता है, इसके कई कारण हैं। एक कारण जो प्रमुख है वो ये है कि भाषा समाज में ही पैदा होती है और समाज में ही विकसित होती है। आप ध्यान दीजिए, जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वो अपने परिवार में, घर में सबसे पहले भाषा का ही प्रयोग करता है। ये कहा जाता है कि बच्चा 2-3 साल की उम्र तक माँ के ममता के बंधन में रहकर भाषा का अर्जन करता है। फिर वो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भाषा प्रयोग सीखता है, भाषा के नियम नहीं, भाषा प्रयोग सीखता है, जिसकी बात सस्यूर भी कर रहे हैं, लेबॉव भी कर रहे हैं, हाइम्स भी कर रहे हैं। उस व्यवहार को वो धीरे धीरे अपने परिवेश में ले जाता है, परिवार के बाहर ले जाता है, जब वो स्कूल में जाता है या और लोगों के संपर्क में आता है। लेकिन ये सामाजिकता भाषा की
हमेशा उसके साथ चलती है। वो व्याकरण सम्मत भाषा से अधिक उस भाषा के व्यवहार में दक्षता प्राप्त करता है जिसके द्वारा वो समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित कर सके। इसलिए इस विकल्पन को ही शिशु रूप में हम ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे इस विकल्पन के ही अनेक प्रकारों से हम परिचित होते हैं और वही प्रकार मिलकर हमें समाज में व्यवहार करने योग्य व्यक्ति बनाते हैं। इसीलिए ये भी समाज भाषा विज्ञान का कहना है कि भाषा ही हमें सामाजिक बनाने का सबसे बड़ा जरिया है, अर्थात हमारा समाजीकरण, सोशलाइजेशन भाषा के ही माध्यम से होता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि समाज में भाषा को हम परिवार, परिवेश, स्कूल आदि में जब प्राप्त करते हैं तो वो भाषा का समाज संदर्भित रूप ही होता है। उसी के माध्यम से हम सामाजिक बनते हैं या हमारा समाजीकरण होता है। इस बात को हम एक दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि जब समाज भाषा विज्ञान ने भाषा और समाज के अंतः संबंध पर विचार करना शुरू किया तो उसका ध्यान सबसे पहले भाषा समुदाय की ओर गया, लैंग्वेज कम्युनिटी की ओर गया, उन लोगों की ओर गया जो भाषा का व्यवहार करते हैं, उन समूहों की ओर गया जो निरंतर आपस में विचार विनिमय करते हैं, वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं। ये जो समुदाय है वास्तव में ये सामाजिक समूहों के संगठन से बना हुआ है। ये संगठन समाज और संस्कृति दोनों के जो नियम हैं उस समुदाय के भीतर उन्हें पहचानता है। इसे ही हमने अभी आपसे स्वीकार्यता कहा। अगर वो सामाजिक धरातल पर, संस्कृति के धरातल पर स्वीकार्य नहीं होगा तो समाज में उस भाषा प्रयोग को उचित या उपयुक्त, एप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। इस एप्रोप्रिएटनेस पर भी समाज भाषा विज्ञान ने व्यापक विचार किए हैं कि हम कैसा भाषा व्यवहार अपने परिवेश में, समाज में करेंगे तो वो स्वीकार्य होगा, या कैसा भाषा व्यवहार हम समाज में करेंगे तो वो अस्वीकार्य होगा। ऐसा कोई स्वीकार्यता अस्वीकार्यता का सामाजिक संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में विवरण व्याकरण नहीं देता। वो रूप सिद्ध जो संरचनात्मक भाषा का व्याकरण लिखा जाता है उनमें इन बातों का जिक्र नहीं होता। लेकिन समाज भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में सारा बल इसी पर होता है। यही कारण है कि समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम सर्वनामों के प्रयोग की बात करते हैं, हम संबोधनों के प्रयोग की बात करते हैं, हम रंग शब्दावली के प्रयोग की बात करते हैं, हम नाते रिश्ते के शब्दों के प्रयोग की बात करते हैं और इनसे निर्मित जो एक सांस्कृतिक पूरा माहौल बनता है भाषा का, उसकी भी बात करते हैं। इस प्रकार से भाषा, समाज भाषा विज्ञान की दृष्टि में भाषा, समाज और संस्कृति तीनों को साथ लेकर चलने वाली अध्ययन दृष्टि है, या ये कहें कि ये भाषा विज्ञान समाज संस्कृति से अपने को निरपेक्ष नहीं करता, बल्कि इसी के आधार पर अपने सारे सिद्धांत, सारी अवधारणाओं और सारे चिंतन का निर्माण करता है, जिसे हम एक एक करके आपके सामने आगे भी रखते जाएंगे। और ये बातें जो अभी हमने आपसे परिचय के रूप में कही हैं, ये और भी स्पष्ट होती चली जाएंगी।